इस मूवी की शुरुआत में हम समुद्र में कार्गो शिप को देखते हैं। इस जहाज में सैकड़ों लोग थे और उन्हें नहीं पता था कि आगे एक बहुत बड़ा समुद्री तूफान आने वाला है। इससे पहले वो कुछ समझ पाते, हम देखते कि उनकी पूरी शिप में पानी भरने लगता है और लहरों के टकराव की वजह से उनकी शिप के दो टुकड़े हो जाते हैं। उनकी शिप के दोनों टुकड़े बिल्कुल टाइटैनिक जहाज की तरह पानी में डूब रहे थे। वो मदद के लिए हॉर्न बजाते हैं, लेकिन तट से 100 किलोमीटर दूर तक उनकी मदद करने वाला कोई नहीं था। ये साल था सन 1952 और ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। हम यहाँ पर बर्नी नाम के एक कोस्ट गार्ड ऑफिसर को देखते हैं। उसे नहीं पता था कि जिस समय वो अपनी जिंदगी का सबसे ज्यादा लुत्फ उठा रहा था, उसी बीच समुद्र में कुछ लोग ऊपर वाले से अपनी जान की दुआएं मांग रहे थे। हम यहाँ पर बर्नी की गर्लफ्रेंड मिरियम को देखते हैं। उन दोनों को एक साथ रहते हुए 1 साल से भी ज्यादा हो चुका था। 1 साल पहले ये दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं थे और उन दोनों की सिर्फ फोन पर बातें होती थी। उन्हें जब एक दूसरे से पहली बार मिलने का मौका मिला तो एक दूसरे को देखते ही उन्हें प्यार हो गया। मिरियम बर्नी से कहती है कि वो उससे शादी करना चाहती है। बर्नी ने पहली बार किसी लड़की को शादी के लिए पहले इजहार करते हुए देखा था, क्योंकि उस समय लड़के ही पहले इन सब चीजों का इजहार करते थे। बर्नी उसे कोई जवाब नहीं देता क्योंकि वो अभी शादी के लिए तैयार नहीं था। मिरियम रोते हुए वहां से चली जाती है और जब बर्नी को एहसास होता है कि उसने मिरियम को जवाब ना देकर उसका दिल दुखाया है, तो वो उसके पास आता है और उसे शादी के लिए हाँ कह देता है। मिरियम उसे अगले महीने की 16 तारीख यानी 16 अप्रैल को शादी करने के लिए कहती है। बर्नी उसे कहता है कि ठीक है, लेकिन उसे सबसे पहले अपने कमांडिंग ऑफिसर से उसकी परमिशन लेनी होगी। वो कहता है कि ये बस एक फॉर्मेलिटी है, वैसे भी वो किसी को छुट्टी देने में चिकचिकबाजी नहीं करते। दूसरी ओर हम उस शिप को देखते हैं जो बीच समुद्र में 2 टुकड़ों में बिखर गया था। इस हादसे में उस जहाज के कैप्टन और उनके साथ वो सभी लोग मारे गए थे जो उस शिप के दूसरी ओर थे। लेकिन अच्छी बात ये थी कि अभी भी एक टुकड़ा पानी में सही सलामत तैर रहा था। पर जाहिर सी बात थी कि उनके पास भी ज्यादा समय नहीं था। वो सभी बहुत घबराए हुए थे, लेकिन फिर भी वो उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्होंने इस हादसे में अपनी जानें गंवाई। ब्राउन नाम का एक आदमी उन्हें कहता है कि इस तरह हाथ पर हाथ रखकर बैठने से कुछ नहीं होगा, हमें कुछ लाइफ बोट्स को पानी में उतारकर यहाँ से निकलना होगा। कुछ लोग उसकी बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं थे, क्योंकि तूफान की लहरें इतनी तेज थीं कि नीचे जाते ही उनकी बोट के टुकड़े टुकड़े हो जाते। लेकिन ब्राउन बहुत जिद्दी आदमी था और वो अपनी ही बात को आगे रख रहा था। सभी को रे सेविट नाम के एक आदमी की राय जानने में बहुत दिलचस्पी थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि ऐसे मौके पर उससे अच्छे फैसले और कोई नहीं ले सकता। रे भी इस हादसे से बुरी तरह सहमा हुआ था, पर वो किसी तरह खुद को संभालता है और उन लोगों को इकट्ठा करता है। उनका शिप मुश्किल से अब 4 से 5 घंटों तक पानी में रह सकता था, उसके बाद वो डूब जाता। अगले कुछ घंटों में उनकी यही कोशिश रहने वाली थी कि वो अपने जहाज को किसी भी तरह पानी में डूबने से बचाएं। रे उन्हें कहता है कि वो अपनी शिप की एक कोरल रीफ से ले जाकर टक्कर करेंगे। कोरल रीफ समुद्र में किसी छोटे पहाड़ की तरह होता है जो उन्हें और नीचे डूबने से बचाने की पूरी क्षमता रखता था। वो टूटे मन के साथ इस पर बात कर ही रहे थे कि तभी उन्हें एक रेडियो सिग्नल आता है। उन्हें पता चलता है कि वो अकेले नहीं थे जिनकी शिप के 2 टुकड़े हुए, बल्कि वैसा ही एक शिप और भी था। अब उनके लिए सबसे बड़ी परेशानी की बात ये थी कि किसी को भी ये नहीं पता था कि उनकी शिप भी डूब रही है, और जब किसी को ये पता ही नहीं होगा तो उन्हें बचाने आएगा कौन। अब उनके पास लगातार हॉर्न बजाकर शोर मचाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि तभी किसी भूले भटके की नजर उन लोगों पर पड़ती। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जब बर्नी अपने सीनियर डैनियल क्लफ के पास छुट्टी मांगने जाता है तो क्लफ उसकी पूरी बात सुने बिना ही उसे कुछ मछुआरों को तट के पास लाने का काम देता है। क्लफ उसकी मदद के लिए उसके साथ कार्ल नाम के एक आदमी को भेजता है। कार्ल बर्नी को पसंद नहीं करता था, क्योंकि कुछ सालों पहले उन दोनों ने एक साथ एक रेस्क्यू मिशन किया था। कार्ल के अपने कुछ लोगों ने उस मिशन के दौरान अपनी जानें गंवा दी, जिसका कसूरवार वो सिर्फ बर्नी को मानता था। बर्नी ने उस हादसे के लिए उससे कई बार माफी भी मांगी, लेकिन कार्ल हमेशा उसकी नाकामयाबी के किस्से सभी को बताता रहता था। दूसरी ओर उस जहाज का क्रू मैन्युअली उस शिप की दिशा मोड़ने की कोशिश कर रहा था। रे को पता चलता है कि ब्राउन के कहने पर बाकी के लोग उसके साथ लाइफ बोट्स में बैठकर वहां से भाग रहे थे। बिना उन लोगों की मदद के वो जहाज की दिशा नहीं मोड़ सकते थे। हम देखते हैं कि रे उनकी बोट की रस्सी काटकर उस बोट को पानी में गिरा देता है। ब्राउन को ये अच्छा नहीं लगता, उसे लगा कि वो अपने साथ उन्हें भी मरवाएगा। उन दोनों में बहुत मारपीट होती है, लेकिन बाकी के लोग उन दोनों की लड़ाई रुकवाते हैं। वो देखते हैं कि रे अपनी जगह बिल्कुल सही था।
क्योंकि वो बोट जैसे ही पानी में गई उसके टुकड़े हो गए। अब सभी रे के प्लान का समर्थन कर रहे थे, क्योंकि उसकी वजह से वो आज मरते मरते बचे थे। अब उन्हें किसी भी तरह उस जहाज को रेत पट्टी पर लेकर जाना था, ताकि उनकी शिप एक जगह ठहर सके। दूसरी ओर कार्ल जब अपने घर जाता है तो उसे समुद्र की ओर से उनके शिप की हॉर्न की आवाज आती है। वो तट से ज्यादा दूर नहीं थे। कार्ल समझ जाता है कि किसी को उनकी जरूरत है। वो तुरंत इसके बारे में अपने बाकी के साथियों को बताता है। डैनियल को यकीन नहीं होता कि एक ही दिन दो जहाजों की इतनी बुरी दुर्दशा हो गई थी। उसे अब अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला लेना था, क्योंकि उसने अपने बाकी के लोगों को उस पहली वाली शिप को रेस्क्यू करने के लिए भेज दिया था। सभी डैनियल को कहते हैं कि हमारे पास जो बोट्स हैं, उस तरह की बोट्स में अभी तक कोई भी उस रेत पट्टी तक नहीं पहुंच पाया, और इस तूफान में वो लोग उस जहाज के लोगों तो क्या, वो शायद खुद भी वापस ना लौट पाए। डैनियल को पता था कि बर्नी अगले महीने शादी करने वाला है, लेकिन फिर भी वो उसे उसकी पसंद के लोगों के साथ उन्हें रेस्क्यू करने के ऑर्डर्स देता है। सभी लोगों को लगा कि डैनियल का दिमाग खराब हो गया है। बर्नी एक जवान लड़का था, उसके पास जीने के लिए अभी पूरी जिंदगी थी, और वो उन्हें इस मिशन पर भेजकर उन सभी लोगों की जान खतरे में डाल रहा था। कुछ लोग बर्नी को सलाह देते हैं कि वो उस रेत पट्टी के पास ना जाए। वो कहते हैं कि तुम बस उसके आसपास चक्कर लगाकर वापस लौट आना, और हम डैनियल से कह देंगे कि तुम वहां तक नहीं पहुंच पाए। बर्नी चाहता तो उनकी बात मान सकता था, लेकिन उसे याद आता है कि इसी तरह वो पिछली बार भी कुछ लोगों को रेस्क्यू नहीं कर पाया था। पर आज उसके पास एक मौका था खुद से उस बोझ को उतारने का। अगर आज वो पीछे हटता तो शायद वो कभी खुद को माफ ना कर पाता। इसके बाद वो सभी उस शिप को रेस्क्यू करने के लिए निकल जाते हैं। हम देखते हैं कि मिरियम बर्नी को फोन करती है, लेकिन उसे सामने से कोई जवाब नहीं आता। उसे उन दोनों डूबते जहाजों के बारे में पता था, और उसे डर था कि कहीं बर्नी भी उन लोगों के साथ ना गया हो। वो तुरंत उनके हेडक्वार्टर जाती है, जहाँ पर उसका शक यकीन में बदल जाता है। वो देखती है कि बर्नी उन लोगों के साथ गया था। बर्नी का दोस्त उसे वहीं बैठकर उन लोगों के वापस आने तक उनका इंतजार करने के लिए कहता है। लेकिन जब मिरियम दूसरे कोस्ट गार्ड्स को ये कहते हुए सुनती है कि इस तरह की तूफान से कोई वापस लौटकर नहीं आता, तो उसके सब्र का बांध टूट जाता है, और वो उनके कमांडिंग अफसर के पास जाती है। वो डैनियल को उसे उसी वक्त बुलाने के लिए कहती है, लेकिन डैनियल को किसी औरत का उनके काम में टांग अड़ाना पसंद नहीं आता, और वो मिरियम को डांट कर उसे उसके ऑफिस से बाहर जाने के लिए कहता है। मिरियम रोते हुए वहां से चली जाती है, लेकिन रास्ते में उसका अपनी कार से कंट्रोल खो जाता है, और उसकी कार एक टक्कर की वजह से बीच में बंद पड़ जाती है। दूसरी ओर हम उस जहाज को देखते हैं जो उस रेत पट्टी से बस कुछ ही मील दूर था। समुद्र में हवाएं 160 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही थीं, और लहरें तो इतनी ऊंची ऊंची उठ रही थीं कि जैसे वो उस पूरी शिप को एक बार में निगल जाएंगी। हम देखते हैं कि उनका शिप जैसे ही उस रेत पट्टी से टकराता है, उसके झटके से शिप के कई लोग बुरी तरह से घायल हो जाते हैं, और कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। उनकी शिप अब पहले की तरह पानी में तैर नहीं रही थी, पर फिर भी पानी लगातार उनके इंजन रूम में भरता ही जा रहा था। हम देखते हैं कि उनके सभी पंप्स खराब हो जाते हैं, जिसकी वजह से शिप की बिजली चली गई थी। अब चारों ओर सिर्फ घना अंधेरा था, और बिना रोशनी के उनके डूबते हुए शिप को ढूंढ पाना नामुमकिन था। बर्नी अपनी छोटी सी रेस्क्यू बोट के साथ उन लोगों की ओर बढ़ रहा था। शुरुआत में तो लहरें छोटी छोटी थीं, लेकिन जैसे जैसे वो समुद्र के बीच जा रहे थे, वैसे वैसे लहरें ऊंची और ऊंची होती जा रही थीं। सभी डरे हुए थे। वो अपने डर को दूर करने के लिए गाना गाने लगते हैं। अब सब कुछ बर्नी के हाथ में था। उसे ही अपने पुराने अनुभवों के आधार पर उन लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ना था। उनसे एक के बाद एक ढेर सारी लहरें टकराती हैं, लेकिन बर्नी ने उस शिप को बड़े ही सब्र से थाम रखा था। एक बार तो वो पूरा समुद्र के अंदर डूब गए थे, लेकिन खुशकिस्मती से उनका इंजन पानी में डूबने के बाद भी चल रहा था। बर्नी जब डायरेक्शन के लिए कंपास की ओर देखता है, तो उन्हें पता चलता है कि उनका कंपास तो पानी में गिर गया था। वो अब बीच समुद्र में दिशाहीन थे, और उनके आगे सिर्फ और सिर्फ अंधेरा था। उन्हें रेडियो पर सिग्नल आता है, और उन्हें वापस लौटने के लिए कहा जाता है। उसके दोस्त भी बर्नी को कहते हैं कि हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, अब हमें लौट जाना चाहिए। पर हम देखते हैं कि बर्नी को वापस नहीं जाना था। वो पहली बार अपने दम पर इतना दूर आया था। उसे लगता था कि वो उन लोगों को बचा सकता है। वो आगे बढ़ते रहते हैं, और कुछ दूर तक चलने के बाद उन्हें अपने सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो जब सर्च लाइट्स ऑन करते हैं, तो उन्हें अपने सामने उस शिप का दूसरा हिस्सा दिखाई देता है। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार उन्होंने उस जहाज को ढूंढ लिया। दूसरी ओर मिरियम रास्ते में किसी से लिफ्ट मांगती है। जो औरत उसे लिफ्ट देती है वो कार्ल की बहन थी।
हम देखते हैं कि कार्ल बर्नी के लिए बहुत दुखी था, क्योंकि अगर वो डैनियल को शिप के बारे में नहीं बताता तो वो बर्नी को इस मिशन पर नहीं भेजते। वो मिरियम से माफी मांगता है, पर मिरियम उसे कहती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं, उनका तो काम ही है समुद्र में जाना। बर्नी उस शिप पर एक आदमी को देखता है। उन्हें लगा कि हमें बस एक को ही रेस्क्यू करना है, लेकिन फिर देखते ही देखते वहां पर 30 से भी ज्यादा लोग इकट्ठा हो जाते हैं। उनकी रेस्क्यू बोट उन्हें मिलाकर सिर्फ 12 लोगों का वजन सह सकती थी, जिसका मतलब ये था कि उन्हें कुछ लोगों को पीछे छोड़ना होगा। हम देखते हैं कि एक एक करके सभी उनकी बोट पर आने लगते हैं। उन्हें पता था कि रेत की पट्टी एक जगह पर स्थिर नहीं होती, जिसकी वजह से उनके दोबारा आने तक वो जहाज पानी में डूब जाता। बर्नी कहता है कि हम किसी को यहाँ नहीं छोड़ेंगे, या तो हम एक साथ जाएंगे या फिर हम में से कोई नहीं। वो सभी उस बोट पर बैठने लगते हैं। तेज लहरों से उनमें से एक आदमी का हाथ रस्सी से फिसल जाता है और उसका सिर जहाज के लोहे से टकराने की वजह से उसकी तुरंत ही मौत हो जाती है। सभी उस बोट से निकल गए थे और उनकी बोट के हर एक कोने, हर एक इंच पर लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए थे। वो समुद्र में भटक गए थे और बिना कंपास के कहीं भी जाना उनके लिए मौत के मुंह में जाने के बराबर था। बर्नी अपने कमांडिंग ऑफिसर से कांटेक्ट करता है। डैनियल उसे बताता है कि वो उन्हें रेस्क्यू करने के लिए एक शिप भेज रहा है, तुम उन लोगों के साथ वहीं पर रहो। बर्नी जानता था कि उनकी शिप पूरे समुद्र को पार करने के बाद ही उन तक पहुंचेगी और तब तक वो उनका वेट नहीं कर सकते थे। वो कमांडिंग अफसर के ऑर्डर्स फॉलो नहीं करता और वो अंदाजे से तट की ओर बढ़ने लगते हैं। वैसे आगे देखने पर उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन रे के मुताबिक भी उनका आगे बढ़ना ही सबसे सही फैसला था। हम देखते हैं कि मिरियम और उसके साथ बहुत सारे लोग समुद्र के तट पर एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं। उन लोगों ने अपने कार की हेडलाइट्स ऑन कर दी थी, ताकि अगर वो लोग समुद्र के तट के आसपास हों तो वो उन लाइट्स को फॉलो करते करते सही दिशा की ओर बढ़ते रहें। बर्नी और वो बाकी के सर्वाइवर्स बस किस्मत के भरोसे लहरों के साथ चलते जा रहे थे कि तभी उनमें से एक को अपने सामने थोड़ी थोड़ी रोशनी दिखाई देती है। एक बार के लिए तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे वो उस ओर जा रहे थे वो रोशनी और बढ़ती जा रही थी। वो अपनी तरफ से भी लाइट जलाते हैं और उन्हें अपनी ओर आता देख मिरियम खुशी के मारे रोने लगती है। हम देखते हैं कि ढेर सारे लोग उनका वेलकम करने के लिए खड़े थे। सभी लोग बर्नी के साहस और उसकी जिंदा दिली की सराहना करते हैं, क्योंकि उस दिन उन चारों ने पूरे 32 लोगों की जान बचाई थी। मिरियम बर्नी से मिलने आती है और वो एक दूसरे से दोबारा मिलकर बहुत खुश थे। मूवी के लास्ट में हमें बर्नी और उसके 3 दोस्तों की कुछ असली तस्वीरें दिखाई जाती हैं। ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित थी। फरवरी 1952 में किया गया ये रेस्क्यू मिशन इतिहास में पहला और आखिरी ऐसा मिशन था जिसमें किसी ने 32 लोगों को एक छोटी सी मोटर बोट की मदद से रेस्क्यू किया हो। बर्नी और मिरियम ने जैसा एक दूसरे से वादा किया था, वो अगले महीने यानी 16 अप्रैल को शादी कर लेते हैं। उन दोनों ने अपने जीवन के 68 साल एक साथ खुशी खुशी बिताए, जिसके बाद बर्नी की सन 2009 में मौत हो गई। उन्हें और उनके साथियों को गोल्ड लाइफ सेविंग मेडल से नवाजा गया, जो किसी भी कोस्ट गार्ड के लिए बहुत सम्मान की बात थी। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।